है कि क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं। तो फिर नैन्सी मान जाती है क्योंकि बारिश भी हो रही थी और उसके पैर में चोट भी लगी थी। फिर ये लड़का नैन्सी की हेल्प करने लगता है उसे कार में बैठाने में। और तभी हम देखते हैं कि हान कार में इंतजार कर रहा होता है और तभी इसका फ्रेंड इसे कॉल करके बताता है कि वो नैन्सी को बताना भूल गया और वो ज़रूर अब तक बाहर आ चुकी होगी। तभी हान देख लेता है कि नैन्सी उस लड़के की कार में बैठ रही है। फिर नैन्सी इस लड़के से बात कर रही होती है और उसे पूछती है कि तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड मिली कि नहीं। तो वो बताता है कि नहीं मिली और जिसे मैं पसंद करता हूँ वो तो उल्टा मुझे छोटा बच्चे की तरह ट्रीट करती है। तो नैन्सी कहती है कि पता नहीं कौन वो बुद्धू लड़की होगी। तभी हान अपनी कार से नैन्सी की कार के सामने आ जाता है और लाइट चालू कर देता है। तो फिर नैन्सी का ये फ्रेंड कहता है कि आखिर ये कौन है, लगता है कोई पागल आदमी है, मैं उसे बताता हूँ। तो नैन्सी कहती है कि रहने दो, वो यहाँ मेरे लिए आया है। फिर ये कार से निकलने वाली होती है तो ये कहता है कि कहीं वो बंदा तुम्हें बुली तो नहीं करेगा और वो उसे कार से उतरने नहीं देता और कार को पीछे करने लगता है। तो यहाँ पर फिर नैन्सी को हान की कॉल आती है और वो इसे कहता है कि क्या तुम अभी भी कार से नहीं निकलोगी। तो नैन्सी का ये फ्रेंड जल्दी से उसका फ़ोन ले लेता है और चिल्लाने लगता है कि तुम आखिर धमकी क्या दे रहे हो, नैन्सी कार से नहीं निकलने वाली है। फिर नैन्सी जल्दी से इसे फ़ोन लेती है और कहती है कि मैं आ रही हूँ, तुम कुछ करना मत। और फिर नैन्सी अपने इस फ्रेंड को समझा देती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, वो मेरे साथ कुछ नहीं करेगा। और फिर ये जैसी कार से बाहर निकलती है तो हान भी कार से बाहर आता है नैन्सी को लेने के लिए। नैन्सी तो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है तो हान तुरंत ही उसे उठा लेता है और फिर वो इस लड़के को इशारा करता है कि तुम जाओ यहाँ से। तो ये लड़का भी हान को देखकर पहचानता है कि वो तो मिस्टर हान है और वो तुरंत ही कार लेकर चला जाता है। फिर हान नैन्सी को जैसी कार में बैठाता है तो वो कहती है कि मुझसे दूर हो जाओ। तो ये कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ और तुम किसी और मैन के साथ कार में बैठकर जा रही थी। तो नैन्सी कहती है कि ये चोट मुझे तुम्हारी वजह से लगी हुई है क्योंकि तुम्हारी वजह से यूं मुझे परेशान करने आई थी। तो ये कहता है कि रुको मैं अभी आइस पैक लेकर आता हूँ। फिर जैसे वो आइस लेकर आता है तो नैन्सी इसे ले लेती है और कहती है कि मैं खुद लगा लूंगी। तो फिर ये पूछने लगता है कि आखिर वो लड़का कौन था। नैन्सी कहती है कि इसका तुमसे क्या लेने देना है। तो ये कहता है कि हम दोनों का जो रिलेशनशिप है उसके हिसाब से तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। नैन्सी कहती है कि तुम्हारे पीछे तो इतनी सारी लड़कियां लगी है तो कम से कम मैं अगर एक से बात कर ली तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। हान कहता है कि तुम नहीं कर सकती हो और फिर वो इसे सॉरी कहने लग जाता है और बताता है कि मैं तुम्हें ड्राइव करके ले जाने के लिए यहाँ कार लेने आया था और मुझे नहीं पता था कि यूँ तुम्हें परेशान करने के लिए चली जाएगी। फिर नैन्सी से बताने लगती है कि पहले जब मैं पार्ट टाइम ट्यूटर की जॉब कर रही थी तो वो लड़का मेरा स्टूडेंट था तो इसलिए हमारी फ्रेंडशिप हो गई और उसने आज मुझे जब देखा कि मुझे चोट लगी हुई है इसलिए वो मेरी हेल्प कर रहा था मुझे यहाँ से लेके जाने में। हान इसके लिए नैन्सी को सॉरी बोलता है कि उसने गलत समझ लिया था और फिर वो तुरंत ही से कह देता है कि वो दोबारा से यू को उसे परेशान करने नहीं देगा और ना वो उसके सामने कभी आ पाएगी। तो नैन्सी कहती है कि हम दोनों कोई रियल रिलेशनशिप में नहीं है इसलिए तुम्हें मेरे लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। हान ये सुनकर गुस्सा होता है और वो जल्दी से नैन्सी का सीट बेल्ट लगाता है और तेजी में कार चलाता है। और फिर हान नैन्सी को उसके घर के पास ले आता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे घर पे नहीं रह पा रही थी इसलिए मैंने अब तुम्हारे डोर का लॉक चेंज करवा दी हूँ, अब तुम यहाँ सेफली रह सकती हो। ऐसा बोलकर फिर वो उसे बाय करके जा रहा होता है। तो नैन्सी कहती है कि बाहर कितनी बारिश हो रही है तो क्यों ना तुम अभी मेरे घर पे आ जाओ। तो ये तुरंत ही अंदर चला जाता है और कहता है कि तुम बाहर क्यों खड़ी हो, चलो अंदर आ जाओ। फिर नैन्सी भी स्माइल करते हुए अंदर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि हान नैन्सी की पैर की चोट पर मेडिसिन लगा रहा होता है और तभी वो उसे पूछ रहा होता है कि आखिर वो ट्यूटर वाली पार्ट टाइम जॉब कब करा करती थी। तो फिर ये बताती है कि हाई स्कूल टाइम पर। तो ये सुनकर ये शौक होता है और कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ थे। तो नैन्सी कहती है कि क्या तुमने मुझे अपनी सीक्रेट लवर बनाने से पहले मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं करे, यहाँ पर पूरे शहर में सभी को पता है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, लगता है तुम्हें ही नहीं पता। तो फिर ये सोचता है कि लेकिन जब वो छोटा था और लास्ट टाइम जब वो वहाँ से निकल रहा था तब तो उसके डैड थे। फिर ये उसे पूछता है कि आखिर तुम्हारे पेरेंट्स की मौत कब हुई। तो फिर नैन्सी अपसेट होकर इसे बताने लगती है कि जब मेरा हाई स्कूल का सेकेंड ईयर चल रहा था तभी मेरे डैड को जेल हो गई थी कि उन्होंने किसी स्टूडेंट को मॉलेस्ट करे, पर फिर मेरे डैड ने खुद की जान ले ली थी अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए, पर किसी ने भी उनकी बात पर बिलीव नहीं किया था। और फिर उसके बाद सभी लोगों ने मेरी मॉम और मुझे भी ब्लेम करना शुरू कर दिए थे और फिर उसके बाद मेरी मॉम ने भी खुद की जान ले ली। और वो उसे बताने लगती है कि स्कूल टाइम से ही फिर सभी मुझे बुली करने लग गए थे, कोई मेरे ऊपर पानी फेंकता तो कोई मुझे वॉशरूम में बंद कर देता और या तो मुझ पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते। यही सारी चीज़ें फेस करके मैं बड़ी हुई हूँ और अब तुम्हें भी बहुत ही गंदा फील हो रहा होगा ना कि तुमने मेरी जैसी पर्सन के साथ नाइट स्पेंड करे हो। हान कहता है कि सॉरी मुझे ये सब नहीं पता था। तो ये कहती है कि इन सब का तुमसे कोई लेना देना नहीं है तो तुम सॉरी मत बोलो।
हान कहने लगता है कि तुम्हारे डैड ऐसा काम कर ही नहीं सकते, जरूर उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया है। तो ये सुनकर ये शॉक होती है और पूछती है कि क्या तुम मेरे डैड को जानते हो। तो ये कहता है कि नहीं जानता, लेकिन जैसा कि अभी तुम कह रही हो कि उन्होंने अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए अपनी जान ले लिए थे, तो ज़रूर वो सच कह रहे होंगे, नहीं तो फिर वो अपनी जान नहीं लेते। नैन्सी कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे डैड ऐसा कोई काम नहीं कर सकते और उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, इसलिए मैं इतने सालों से इतना काम करके मेहनत कर रही हूँ ताकि मैं अपने डैड का नेम क्लियर कर सकूँ। तो हानी से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तुम्हारे डैड का नेम क्लियर करने में। ये सुनकर वो शॉक होती है और फिर वो हंसने लग जाती है। तो ये कहता है कि क्या हुआ। तो ये कहती है कि हम दोनों कितने डिफरेंट है ना, मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ जो कि इतने सालों तक कुछ नहीं कर पाई और तुम इतने पावरफुल हो। तुम रिच लोगों के लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम चुटकियों में इसके बारे में पता लगा सकते हो। और फिर नैन्सी हान से पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। मैं चाहती हूँ कि अब तुम मेरी हेल्प करो इस काम में, तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दो और उस फीमेल स्टूडेंट के बारे में पता लगाओ जिसने मेरे डैड के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाई थी और मेरे डैड का नेम क्लियर करते हुए उन्हें जस्टिस दिलवाओ। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तो हान कहता है कि बहुत ही खुशी से हेल्प करूँगा। फिर नैन्सी उसे किस करने लग जाती है और हान फिर पुरानी चीज़ें याद करने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब वो छोटा था तो नैन्सी के डैड उसके ट्यूटर थे और वो घर पे आकर उसको पढ़ाया करते थे। तो हान को तो नैन्सी के डैड बहुत ही पसंद थे और वो उनसे कहता भी है कि काश आप मेरे फादर होते। तभी नैन्सी के डैड हान को नैन्सी की फ़ोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी भी तुम्हारी एज की है। तो तब सबसे पहली बार हान को नैन्सी के बारे में पता चला था और फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और फिर नेक्स्ट डे जैसे ही नैन्सी अपनी कंपनी के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि मिसेस चैन यहाँ पर मी को मार रही होती है और सभी को सामने बता रही होती है कि उस लड़की ने उसके हस्बैंड को सेड्यूस करी है और उन लोगों की शादी खराब करी है। फिर तभी यहाँ पर मैनेजर पहुंच जाती है और वो मी को फायर कर देती है। तो मी यहाँ पर जैसे ही नैन्सी को देखती है तो उसे चिल्लाने लगती है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मुझे फंसाई हो, और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। पर तभी पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट करके लेकर चले जाते हैं और फिर मैनेजर इस सुपरवाइजर को भी फायर कर देती है क्योंकि वो भी उसकी बहुत ही हेल्प किया करता था। और फिर मैनेजर मिसेस चैन यहाँ से चली जाती है और मैनेजर यहाँ नैन्सी को लेकर कंपनी में आती है और सभी एम्प्लॉयज को बता देती है कि अब वो नैन्सी को प्रमोट करके मैनेजर की पोजीशन पर डाल रही है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से काम कर रही है और उसने कंपनी के लिए एक बड़ा ऑर्डर भी लेकर आई है। और वो नैन्सी को काम देती है कि अब से वो कंपनी के लिए 10 और बड़े ऑर्डर लेकर आएगी। तो फिर नैन्सी इसके लिए तुरंत ही मान लेती है और कहती है कि मैं ये कर सकती हूँ। फिर हम देखते हैं कि नैन्सी अपनी फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गई होती है और कहती है कि आज की ट्रीट मेरी तरफ से होगी। तभी हम देखते हैं कि हान का फ्रेंड शाओ इन लोगों को देख लेता है और वो वेटर से कहकर इन लोगों को अपने ही वाले डिनर टेबल पे बुलवा लेता है और हान को सरप्राइज देता है। तो हान तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जैसे यहाँ पर नैन्सी पहुंचती है तो उसे देखकर यू जेलस हो जाती है और उसे बातें सुनाने लगती है। तो नैन्सी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए हान के साथ बैठ के डिनर करने लगती है। तभी यहाँ पर हान उसे टच करने लग जाता है तो नैन्सी उसका हाथ पकड़ के उसे रोक रही होती है और तभी यू ये देख लेती है और वो नैन्सी को चिल्लाने लगती है कि तुम फिर यहाँ पर हान को सेड्यूस करने आ गई हो। फिर हान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो यू को यहाँ से बाहर निकलवा देता है क्योंकि वो नैन्सी के बारे में बहुत ही बुरा बोलने लग गई थी। यू का ये असिस्टेंट उसे बाहर लेकर आता है तो वो उस पर भी अपना गुस्सा निकालने लग जाती है। तो फिर ये कहता है कि अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारा फ्रेंड समझ के इतना ख्याल रख रहा था लेकिन लगता है तुम्हारे साथ रहना वेस्ट है। वो यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि नैन्सी और उसकी फ्रेंड का जब लंच करके हो जाता है तो वो लोग भी उठकर चले जाते हैं कि उन्हें कंपनी में जाकर काम करना है। फिर नैन्सी जब ऑफिस में काम कर रही होती है तो उसे हान का मैसेज आता है और वो उसे बताता है कि जब तुम घर पर आओगी तो तुम्हारे लिए सरप्राइज होगा। फिर जैसे ये घर पहुंचती है तो देखती है कि हान उसके लिए कुकिंग कर रहा होता है। तो वो कहती है कि तुम्हें कुकिंग भी करना आता है, मैंने सोची नहीं थी। तो वो बताता है कि बचपन में मेरी केयर करने वाला कोई नहीं था तो मैंने फिर कुकिंग करना सीख लिया। ये कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो इतने अमीर फैमिली में पले बड़े हो। तो वो बताता है कि मैं अपनी फैमिली का नाजायज बेटा हूँ। ये सुनते के साथ ही वो तुरंत ही उसे सॉरी कहने लगती है। तो ये कहता है कि सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे भी देखो आज मैंने अपनी इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर लिया हूँ। तो फिर ये सोचती है कि सच में उसने इस पोजीशन पर आने के लिए कितनी मेहनत किया होगा। फिर वो कहती है कि चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तो ये कहता है कि नहीं, तुम आराम से जाके रेस्ट करो क्योंकि मैंने बोला था कि मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगा। तो फिर नैन्सी मान जाती है और फिर उसके बाद
वो जब एक रूम में रेस्ट करने के लिए जा रही होती है तो उस रूम का डोर खुलता ही नहीं है और वो वही रूम होता है जिसमें नैन्सी की बहुत सारी फोटोज रखी हुई है। फिर ये दूसरा रूम खोलती है और सोफे पर जाकर सो जाती है। फिर यहाँ पर हान आता है और उसे उठाता है कि डिनर रेडी हो चुका है। फिर डिनर करने के बाद दोनों साथ में रूम में आ जाते हैं और हान यहाँ नैन्सी को एक नेकलेस गिफ्ट करता है। तो वो कहती है कि ये बहुत ही महंगा होगा, मैं नहीं लूंगी। तो भी वो उसे पहना देता है और कहता है कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। और फिर दोनों साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नैन्सी अपने ऑफिस में होती है और तभी यहाँ पर उसके सारे कलीग्स जो कि उससे जेलस हो रहे होते हैं कि आखिर वो कितने लोगों को सेड्यूस करती होगी तभी जाकर उसे इतने ऑर्डर मिल रहे हैं। तो नैन्सी उन लोग को जवाब देती है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और फिर नैन्सी के ऑफिस की छुट्टी होने के बाद उसका स्टूडेंट उसे पिक करने आया होता है और तभी हम देखते हैं कि नैन्सी जब इसके साथ कार में बैठकर जा रही होती है तो उसकी कलीग उसके बारे में फिर से बातें करने लगते हैं कि अब फिर से इसने कोई रिच लड़का ढूंढ लिए। हम देखते हैं कि नैन्सी का स्टूडेंट उसे अपने साथ डिनर पे लेके जाकर उसे वहाँ पर प्रपोज कर देता है और उसे अपनी फीलिंग्स बताता है। तो नैन्सी यहाँ उसे साफ रिजेक्ट कर देती है कि वो बस उसे अपना स्टूडेंट मानती है और वो उसे काफी छोटा भी है। और नैन्सी उसे ये भी क्लियर करती है कि मैं कभी शादी नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे कोई पसंद नहीं है। तो फिर वो पूछता है कि लेकिन अगर कभी तुम्हें फ्यूचर में कोई पसंद आया तो क्या तुम उससे शादी नहीं करोगी। तो फिर नैन्सी हान के बारे में याद करती है और उसे कहती है कि नहीं करूंगी क्योंकि मैं सबसे ज्यादा प्यार खुद से करती हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर हान को जो कि बाहर कार में बैठकर इन लोगों को देख रहा होता है और वो जेलस होकर चला जाता है। फिर इसके बाद नैन्सी का स्टूडेंट उसे घर के बाहर तक छोड़ने आता है और नैन्सी जैसी जाने लगती है तो तुरंत उसे हक कर लेता है और उसे बताता है कि वो बस लास्ट बारी उसे हक कर रहा है क्योंकि अब वो अब्रॉड जा रहा है। वो कहता है कि लेकिन अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाओगी तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। तो नैन्सी उसे दूर करती है और उसे समझा देती है कि वो चाहे जो बोल ले वो मानने वाली नहीं है। और वो उसे समझाती है कि जब वो लाइफ में आगे बढ़ेगा तो उसे समझ आएगा कि किसी की वजह से उसे अपने आप को हट करने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि हान तो नैन्सी के घर पर ही होता है और वो विंडो से झांककर उसे और इस लड़के को साथ देखकर बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है। जब नैन्सी अपने घर पहुंचती है तो लाइट्स ऑन करती वो उसे देखकर शॉक होती है और कहती है कि तुम अंधेरे में क्यों बैठे हुए थे। ये पूछता है कि तुम कहाँ से आ रही हो और किससे मिलकर आ रही हो। तो नैन्सी कहती है कि किसी से भी नहीं। तो फिर ये उसे कहता है कि आखिर तुम झूठ क्यों बोल रही हो, मैंने देख लिया अभी तुम किसके साथ थी। वो इतना जेलस होता है कि उसे काफी सारी बातें सुनाने लगता है। तो नैन्सी उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ ये रिलेशन खत्म करना चाहती हूँ, तुम अब भी मेरे घर से निकल जाओ। तो फिर हान यहाँ तुरंत ही बैठ जाता है और कहता है कि मैं नहीं जाने वाला। नैन्सी उसे उठाने लगती है तभी उसके ऊपर गिर जाती है। हान कहता है कि मैं तुम्हारी कोई इंसल्ट नहीं कर रहा था, मैं बस जेलस हो रहा था। नैन्सी कहती है कि तुम जिस तरीके से बिहेव कर रहे हो ना, ये अगर कोई देखेगा तो उसे लगेगा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तो हान बता देता है कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नैन्सी सुनने के बाद तुरंत ही अपने रूम में आ जाती है। फिर दूसरी तरफ हम हान की उस चाइल्डहुड फ्रेंड यून को देखते हैं जो कि लू से मिलने जेल गई होती है और वहाँ पर वो से बात करती है कि अगर तुम मेरे साथ प्लान में शामिल हो जाओ तो हम लोग नैन्सी से बदला ले सकते हैं। नैन्सी ने मेरे मैन को मुझसे छीनी है तो मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। लू तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि नैन्सी यहाँ हान के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है और वो उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम मुझे लाइक क्यों करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो कई लड़कियों के ऑप्शन होंगे तो तुमने मुझे क्यों चुना है। तो फिर वो कहता है कि क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो, जैसे सनलाइट की तरह। नैन्सी कहती है कि अगर ये तुमने मुझे मेरे यंगर टाइम पे बोला होता तो मैं शायद बिलीव कर लेती, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फिर वो अपना ऑफिस चले जाती है और हम देखते हैं यहाँ पर यून को जो कि किसी बंदे को काम के लिए पैसे दे रही होती है और वो यहाँ नैन्सी को फ्रॉड केस में फंसा कर उसे जेल भेजने की प्लानिंग कर रही होती है। फिर नैन्सी जब ऑफिस में होती है तो पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट करने आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि उसे ड्रग सप्लाई के केस में लोग अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं क्योंकि उन्हें एविडेंस मिले। नैन्सी की फ्रेंड उसकी फिक्र करने लगती है तो नैन्सी कहती है कि फिक्र मत करो, जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मैं जाके क्लियर करके आती हूँ। फिर जैसे ही ऑफिसर उसे लेकर चले जाते हैं तो नैन्सी के सारे कलीग उसके बारे में बुराई करने लगते हैं और कहते हैं कि जरूर उसने सच में ऐसा काम करी होगी। फिर हम देखते हैं कि ऑफिसर यहाँ नैन्सी से पूछताछ करने लगते हैं और कहते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड लू ने उन्हें खुद बताया कि ड्रग सप्लाई में वो उसकी हेल्प किया करती थी और उन लोग के पास एविडेंस भी है क्योंकि उसके पर्स में से ड्रग मिला है। फिर नैन्सी याद करती है कि आज सुबह वो एक बंदे से टकराई थी, फिर ये समझ जाती है कि उसने इसके बैग में ही डाला है। फिर ये बताने लगती है पर फिर भी ऑफिसर इसकी बात पर बिलीव नहीं कर रहे होते हैं। पर तभी इतने में यहाँ पर हान का लॉयर आ जाता है और वो नैन्सी को बताता है कि अब उसे यहाँ कुछ भी जवाब देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हान उसका बाहर इंतजार कर रहा है और अब वो सब कुछ ठीक कर देगा। नैन्सी जैसी बाहर निकलती है तो हान उसे लेने आया होता है। ये जल्दी से उसे हक कर लेती है और उसे थैंक यू कहने लगती है कि उसने फिर से उसे बचा लिया। फिर वो पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पुलिस स्टेशन
कंडीशन में हो। तो ये बताता है कि तुम्हारी फ्रेंड ने मुझे कॉल करके बताई, तुम्हारी फ्रेंड सच में बहुत ही अच्छी है, उसके पास मेरा बिजनेस कार्ड था तो उसने तुरंत ही मुझे हेल्प के लिए कॉल करी, तभी मैं यहाँ पर आ पाया। फिर ये से कहने लगता है कि अब तुम फिक्र मत करो, मैंने सीसीटीवी फुटेज निकलवा लिया हूँ और उसमें साफ दिख रहा है कि वो ड्रग कैसे उस बंदे ने तुम्हारे बैग में डाला था, तो अब तुम्हारा नेम क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि नैन्सी यहाँ हान के साथ बारबेक्यू डिनर करने गई होती है। दोनों काफी सारी बातें कर रहे होते हैं और तभी यहाँ हान नैन्सी को सब बताने वाला होता है कि वो उसे कितने सालों से लाइक करता है, पर इतने में बारिश होने लग जाती है। तो फिर दोनों यहाँ से जाने के लिए निकल रहे होते हैं और हान जल्दी से अपने कोट से नैन्सी को कवर करता है। तो फिर वो तुरंत ही उसे किस कर लेती है और उसे बताती है कि शायद अब वो भी उसे थोड़ा बहुत लाइक करने लगी है। फिर घर आने के बाद हान नैन्सी के लिए मेडिसिन सूप बना रहा होता है और तभी उसे उसके असिस्टेंट की कॉल आती है कि वो बंदा पकड़ा गया है। तो वो लोग अब उसे पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर उसे किसने ऑर्डर दिया था। और फिर यहाँ पर हान अच्छे से नैन्सी का ख्याल रख रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि यून को जेल हो जाती है। तो उसके डैड यहाँ पर नैन्सी को मारने पहुंच जाते हैं, पर हान के गार्ड जल्दी से उन्हें पकड़ के रोक लेते हैं और नैन्सी को बचा लेते हैं। फिर नैन्सी जब अपने घर आ रही होती है तो वो देखती है कि हान घर पे उसका इंतजार कर रहा है और वो विंडो से उसे देखकर स्माइल कर रहा है। नैन्सी उसे देखते ही अपने डैड के बारे में याद करने लगती है और फिर वो सोचती है कि घर वो होता है जहाँ पर तुमसे कोई प्यार करने वाला हो। फिर वो घर पर आ जाती है और उसके साथ बैठ के डिनर करती है। फिर हान उसे बताता है कि उस फीमेल स्टूडेंट के बारे में पता लग गया है जिसने तुम्हारे डैड के ऊपर इल्जाम लगाई थी। फिर दोनों यहाँ पर उस लड़की के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। नैन्सी कहती है कि तुम बाहर ही इंतजार करो, मैं जाकर उससे बात करती हूँ। फिर वो जाकर उस लड़की का दरवाजा नॉक करती है और उसे देखते के साथ ही फिर से वो पुरानी चीजें याद करने लगती है कि कैसे इस लड़की की वजह से उसके डैड के ऊपर जब इल्जाम लग गया था तो कोई भी उन पर बिलीव नहीं कर रहा था। इस वजह से उसके डैड ने अपनी जान ले लिए थे अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए, और उसकी आंखों के सामने उसके डैड बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दिए थे। नैन्सी इस लड़की के घर के अंदर घुस जाती है और वो भी इसे तुरंत ही पहचान लेती है और कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। नैन्सी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे डैड को इंसाफ दिलाओ। ये कहती है कि अब इतने साल हो गए, मेरा कुछ प्रूफ करके भी कोई फायदा नहीं होगा। तो नैन्सी कहती है कि जब तक तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। फिर काफी देर हो जाती है यहाँ पर बैठे हुए, तो हान भी यहाँ पर आ जाता है और जैसी ये लड़की हान को देखती है तो कहती है कि तुम दोनों अभी भी साथ में हो। ये सुनकर नैन्सी शॉक होती है और कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो फिर ये लड़की बताती है कि तुम इसे हाई स्कूल टाइम से डेट कर रही हो ना, मुझे याद है कैसे ये लड़का तुम्हें स्कूल टाइम में फॉलो किया करता था। नैन्सी सुनकर काफी शॉक होती है और हान से इस बारे में पूछती है तो कहता है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तुम्हारे डैड का इश्यू हम सॉल्व कर दें। फिर हान यहाँ पर इस लड़की को धमकी देने लगता है कि वो चुपचाप से नैन्सी के डैड के बारे में सच बताने में हेल्प करे, क्योंकि उसी की वजह से उसके डैड मरे थे और उसकी फैमिली खराब हुई थी। तो ये लड़की मान नहीं रही होती है और कहती है कि मैं पुलिस को कॉल करूंगी तो पुलिस तुम लोग को लेकर जाएंगे कि तुम लोग मेरे घर में घुस आए हो। तो हान कहता है कि देखते हैं पुलिस यहाँ पर पहले आती है या फिर मेरे गार्ड्स। फिर जैसे यहाँ पर हान के बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं तो ये लड़की डर जाती है और कहती है कि तुम करना क्या चाहते हो। हान उसे कहता है कि अगर तुम सारा सच नहीं बताओगी और नैन्सी के डैड का नेम क्लियर नहीं करोगी तो फिर मैं अभी तुम्हारे बच्चे को यहाँ से फिकवा दूंगा और फिर देखते हैं कि तुम क्या करोगी। तो फिर ये डर जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं सारा सच बताने के लिए रेडी हूँ। और फिर ये लड़की सब बताने लग जाती है कि हाई स्कूल टाइम पर वो नैन्सी के डैड के ऑफिस में से कुछ पैसे चुरा रही थी और तभी उन्होंने ये देख लिए थे। तो उसने बताई थी कि उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा गरीब है और वो इसलिए ये पैसे लेके जाना चाहती है। नैन्सी के डैड से कहते हैं कि तुम मेरी बेटी की एज की हो, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से जाके बात करूंगा। तो फिर वो बताती है कि मेरी फैमिली कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, मेरे डैड मेरी मॉम को मारते हैं और इसलिए मुझे अपने घर पे नहीं रहना है और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ से भागने वाली हूँ, इसलिए मुझे ये पैसे चाहिए थे। तो फिर नैन्सी के डैड जो कि उसके टीचर है वो उसे मनाने लग जाते हैं कि वो एक स्टूडेंट है और उसे ऐसे भागना नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से चल के बात करूंगा और तुम्हारा इश्यू सॉल्व करूंगा। तो ये लड़की यहाँ से भागने के लिए जोर जोर से चिल्लाकर नैन्सी के डैड के ऊपर इल्जाम लगा देती है कि वो यहाँ उसे हैरेस करने की कोशिश कर रहे थे। फिर तुरंत ही यहाँ पर कुछ आदमी पहुंच जाते हैं और नैन्सी के डैड को पकड़ लेते हैं। तो लड़की यहाँ पर सच बताने के लिए मानती ही नहीं है और उनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लग जाता है। अब ये सारी स्टोरी सुनने के बाद नैन्सी यहाँ बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और इस लड़की को चिल्लाती है कि मेरे डैड तो तुम्हारी हेल्प कर रहे थे, आखिर तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो ये बताती है कि बाद में मैं जब सच बताने के लिए गई थी पर उस टाइम पर मुझे पता चला कि तुम्हारे डैड ने बिल्डिंग से कूदकर जान ले ली। फिर इसके बाद नैन्सी हान के साथ बाहर आ जाती है और वो खुश होती है कि फाइनली अब जाकर उसके डैड को इंसाफ मिला है। फिर वो हान से कहती है कि अब तुम मुझे अपने सीक्रेट लव के बारे में बताओगे। तो फिर हान उसे अपने घर लेकर जाता है और उसे उसकी बहुत सारी पेंटिंग दिखाता है जो कि उसने खुद बनाया था।
और वो उसे बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके डैड ही उसके ट्यूटर थे और तभी उसने नैन्सी को सबसे पहली बार देखा था और वो काफी ज्यादा उसे अच्छी लड़की लगी थी, तो वो उसे फॉलो किया करता था और ऐसे ही इतने साल बीते गए और वो उसे लाइक भी करने लग गया था। नैन्सी ये सारी स्टोरी सुनने के बाद नैन्सी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और फाइनली अब दोनों ऑफिशियली डेट करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नैन्सी अपनी फ्रेंड के साथ क्लब गई होती है पार्टी करने के लिए और हान का फ्रेंड उसे इस बारे में बताता है कि सिस्टर इन लॉ अपनी फ्रेंड के साथ मेल मॉडल्स हायर कर रही हैं और पार्टी में एंजॉय कर रही हैं। तो ये सुनते के साथ ही हान अपनी शर्ट उतार देता है और कहता है कि ठीक है फिर मैं भी जा रहा हूँ पार्टी में। तो इसका फ्रेंड तो शॉक रह जाता है। इसी के साथ ही इस ड्रामा की एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।